नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी में ऐसी दो महिलाओं की लेकर आई हूँ जो लव जिहाद से पीड़ित हैं। पूरी कहानी आपको बताती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटे दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपके साथ। कहानी को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और फिर कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट, आपकी प्रतिक्रियाएं जो हैं मेरा मार्गदर्शन करती हैं, मुझे रास्ता दिखाती हैं। नमस्कार प्रीत भैया, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी हेल्प करिए। मेरी बेटी 14 साल की है जो 9th क्लास में पढ़ती है। इंस्टाग्राम के थ्रू एक लड़के से उसकी बात शुरू हुई जिसने अपना नाम रोहन बताया, और एक्चुअल में वो लड़का मोमडन है। और जो मेरी लड़की को बहका रहा था, जो उसके बहकाए में आकर उसके कहने पर पश्चिम बंगाल तक चली गई, और वहाँ से मैं उसे लेकर आई हूँ किसी तरह, बड़ी मुश्किल से जाके उसे लेकर आए किसी तरह। और उसके बाद भी वो लड़का उसके कांटेक्ट में है और मेरी लड़की को हमारे खिलाफ भड़का रहा है, और अपने धर्म परिवर्तन में, हम ब्राह्मण हैं, हमारे को धर्म परिवर्तन में अपना मेरी लड़की को फंसाया है। उसको बुर्का पहनने को बोलता है और मेरी लड़की को ये बोलता है अपनी माँ का गला दबा दे, मार दे। अगर मैं कुछ बोलती हूँ, कुछ ऐसी मूवी दिखा रही हूँ कि ये देखो ऐसे होता है लड़कियों के साथ धोखाधड़ी, तो वो कह रहा है अपनी माँ को मार दे, गला दबा दे। मेरा आपसे बस रिक्वेस्ट है भैया, मेरी बच्ची को इस दलदल से निकाला जाए, मेरी सहायता करी जाए। वो लड़का अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। मैं इतने टाइम से पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, धक्के खा रही हूँ, और वो अभी हमें धमकियां दे रहे हैं ये केस वापस लेने के लिए, या हमें कुछ ना कहें। बस ये है कि वो बचाना चाहते हैं, बस मैं हेल्प चाहती हूँ, मेरी मदद करिए। इन दो महिलाओं में एक तो माँ है जिसकी 13-14 साल की बेटी को फोन पर ही दोस्ती करके मुंबई में बैठे एक युवक ने उसको इतना बहका लिया कि बेटी अपना घर दिल्ली से छोड़कर वह पश्चिम बंगाल तक चली गई, और वह नमाज पढ़वा निर्वस्त्र होकर उसकी फोटो मांगता है और जो वो कहता है वही करती है। युवक लड़की को माँ का गला दबाकर उसके पास जाने को, लड़की ऐसा भी करने के लिए तैयार है। सिवियाली सुरवे जो भारत की इस फेमिना कंटेंट रह चुकी है, इनके साथ लव जिहाद किया गया और इनको प्रेम जाल में फंसाकर इनके साथ क्या क्या हुआ, आप पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनिए। शुरुआत जैसे मैंने बताया, ये लव मैरिज था। मुझे कन्वर्जन करना पड़ा क्योंकि अगर शादी करनी है तो उसके लिए निकाह करना ज़रूरी है, कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो वो पहले प्रोसीजर हुई। उसके बाद जैसे मैं रहते गई, एक 24 घंटा जब आप एक इंसान के साथ रहते हो तब आपको उसकी आदतें समझ में आती है और बैकग्राउंड का अंदाज़ा होता है। वैसे चीज़ें समझते आई। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं इससे बाहर निकलूं, लेकिन कई बार मैंने ऐसा सोचा कि अब जब मैंने डिसीजन ले लिया है या मेरा बच्चा है तो मुझे कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि ये रिश्ता आगे जाए। लेकिन एक लिमिट होती है टॉलरेट करने की, सहन करने की, जो मेरी ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि 24 घंटा जब आपको गालियों के अलावा बातें नहीं सुनने मिलती, मारपीट के अलावा बिना कोई गलती के मारपीट की जाती है आपके साथ, और जिसकी आपको आदत नहीं होती है, तो वो नॉर्मलाइज हो जाती है वो चीज़ें। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों के सामने ये सब हो। उनकी आज उम्र बढ़ते जा रही है और मैं नहीं चाहती थी कि उनको वो ट्रॉमा लाइफ टाइम के लिए बैठे कि उनका फैमिली सिचुएशन इतना ख़राब है। मैं वो नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने ये डिसीजन आज लिया है। मैंने ट्राई किया बहुत बार, लेकिन वो सॉरी मैनिपुलेशन के चक्कर में कई बार फिर मैं वापस गई सोच के कि जाने दो, एक मौका और दे देते हैं। करते करते 10 साल हो गए, लेकिन आज मेरी ताकत ख़त्म हो चुकी है। कई लोग इस पे मना भी करते हैं और बोलते हैं कि जब इसने खुद ही किया है तो आज क्या बोलना। लेकिन जब किया था तब इतनी समझ नहीं थी। मैं एक भरोसे से गई थी, एक अच्छा इंसान है समझ के गई थी। इतना बड़ा डिसीजन मैंने लिया था, नहीं तो मैं नहीं लेती। तो ये सारी चीज़ें इस धर्म में डेफिनेटली होती है। शादी से पहले जब मेरी शादी हुई तब मैं पैजेंट्री में थी और ट्रेनिंग ली थी। मैंने मास्टर्स किया हुआ है, डिप्लोमा एंड मास्टर्स किया हुआ है एविएशन में। उसके बाद तुरंत जब मैं 20 साल की थी, 20-21 साल की थी, तब मेरी शादी हो गई। शादी के बाद से लेके आज तक मैं हाउसवाइफ थी, घर पे ही थी। सबसे पहले तो निकाह हुआ था
जो एक पहला स्टेप होता है उनके धर्म में। उसके बिना आप कोई कोर्ट मैरिज या कोई आपका गिना नहीं जाता है, वैलिड नहीं होता है। तो उसके लिए आपको पहले निकाह करना पड़ता है और उसके बाद कन्वर्जन करना पड़ता है, जब आपकी शादी जायज़ मानी जाती है उनके धर्म में। उसके अलावा मतलब अगर आप वो नहीं करते हो तो आपकी शादी एक ज़िना मानी जाती है। जो आप कोई भी औरत के साथ कोई भी संबंध रख सकते हैं उसको ज़िना बोलते हैं। तो वो ना हो, इसके लिए निकाह किया जाए। मेरा ऐसा मानना था कि कोई भी धर्म को मुझे बुरा बोलना या गलत दिखाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं जो बचपन से सीखते आई हूँ, मैंने बहुत टाइम तक कोशिश की कि मैं वो करते रहूँ। बाद में जब ओपनली उसका विरोध किया गया तब मुझे बंद करना पड़ा और तब धीरे धीरे मुझे ऐसा दिखाया गया कि दूसरे कोई भी धर्म में ऐसी चीज़ें नहीं है या फैक्ट नहीं है जो इस्लाम में है। ऐसी सारी चीज़ें बोल के फिर मुझे नमाज वगैरह सिखाया गया। मैंने थोड़े दिन नमाज वगैरह भी पढ़ा है, लेकिन इंसानियत ही नहीं है। अगर कोई इंसान में जिसके लिए आप सब छोड़ के आए हो, कोशिश कर रहे हो पूरी, लेकिन वो इंसान में इंसानियत नहीं है, आपको एक प्रोडक्ट के दर्जे पे अगर वो लाके रख देता है तो फिर मन से सारी चीज़ें हट जाती है। और फिर तब से मैंने उनके नाम मुस्लिम के हिसाब से रखे गए थे। आरिस, फातिमा, खालिद और गाजी ऐसे नाम रखे गए थे। जब मैं वापस आई तो मैंने अभी ये उनके ऑफिशियली सारे नाम वगैरह डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्कूल्स के लिए मुझे चेंज करने पड़े और वो मैंने करके लिए, ताकि उनको ये मालूम रहे कि वो किस धर्म के हैं। और मैं बचपन से जो मैं सीखते आई हूँ, जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है, वो उनको मैं सिखा पाऊँ। इसीलिए मैंने ऑफिशियली उनकी सारी चीज़ें चेंज करके ली है। उनका ऐसा है कि उनकी लड़ाई सास से है। जो बड़ी वाली है जेठानी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया है, वो बुर्का वगैरह पहनती है, जो उसकी पर्सनल चॉइस है। और उसके भी 4 बच्चे हैं, लेकिन वो अपने फैमिली में खुश है। मतलब सास के साथ उसके झगड़े होते रहते हैं, लेकिन उसका हस्बैंड सपोर्टिव है तो उसकी चीज़ें अच्छी चल रही है। 3rd नंबर वाली जो है उसको प्रॉब्लम है, उसको सेम चीज़ें हुई गई है उसके साथ। उसने ऐसा कहा भी है, उसने कंप्लेंट दी है कि उसको निकाह के टाइम, शादी के टाइम पे उसको गोश्त खिलाया गया और ज़बरन गोश्त खिलाया गया। उसके बाद उसको उसके धर्म की कोई भी चीज़ें फॉलो करने से रोका गया, मतलब अलाउड ही नहीं था उसको ये सब करना। लेकिन उसका ऐसा हुआ, 2 साल हुए उसकी शादी होके, 1 साल का बच्चा है, लेकिन उसका सिचुएशन ऐसा है कि उसका हस्बैंड उसके साथ है। तो उनकी लड़ाई जो है वो सास के खिलाफ है, मेरी जो लड़ाई है वो सास और हस्बैंड के खिलाफ है। जो वो करना चाहती है और जो इंटरव्यू मैंने 1-2 देखे उनके आज, ये जो करना चाहती है वो सबको दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक तरफ उसकी 3री नंबर की बहू भी उसके खिलाफ खड़ी है, एक तरफ मैं भी उसके खिलाफ खड़ी हूँ। तो कहीं ना कहीं उसको एक को हाथ में रखना ज़रूरी है ये टाइम पे, क्योंकि उन पे ऑलरेडी बहुत सारी केसेस चल रही है और सिचुएशन उनके तरफ से बहुत ख़राब है। मुझे हिंदू समाज ने बहुत मदद की, जैसे अपने मिलिंद देगबोटे सर हो गए, मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। समीर सर हो गए, समीर कुलकर्णी जी, और मेरे भाई कुणाल साठे जी और उनके सभी कार्यकर्ते। इन्होंने मुझे बहन के नाते, उनको मेरी तकलीफ़ समझ में आई, इसीलिए उन्होंने आज तक ये पॉइंट तक वो मेरे साथ खड़े हैं। शुद्धिकरण का जो मामला है वो कल हुआ है और वो इसीलिए हुआ है, इसको एक अलग ट्रैक दिया जा रहा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। ये हमारी आस्था है, श्रद्धा है। एक पॉजिटिवली नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए मेरा एक ख्याल था कि मैं ये चीज़ करूं। जैसे हम नए घर में जाते हैं, एक पॉजिटिव विचार लेके जाते हैं कि पूजा करते हैं, हवन करते हैं, जो भी है वो हिसाब से आज इतने सालों से मैं डिटैच्ड थी अपने रिलीजन से, तो मैं उसमें वापस आऊँ, बस वो एक पॉजिटिव सोच लेके हमने कल जो भी हवन वगैरह हुआ है, पूजा हुई है, तो वो एक आस्था। मामलों को लेकर मैंने पुलिस में FIR दर्ज करवाई है, जिसकी स्टेटमेंट अभी 2 दिन में मैं देने वाली हूँ। मेरे सेफ्टी इश्यूज़ के वजह से और बच्चों के कुछ सेफ्टी के वजह से मैं बॉम्बे नहीं जा पाई, लेकिन पुलिस प्रशासन से मुझे इतनी सहायता मिली है कि मुझे पुणे में उन लोग आके मेरी स्टेटमेंट लेने वाले हैं। मेरा एक्चुअली कल जो इंटरव्यू हुआ वो कोई सहानुभूति के लिए नहीं था। एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा बस ये था कि जो मैं झेल के आई हूँ
तो मुझे पता है कि मैंने क्या झेला है 10 साल। मैं लोगों को बता सकती हूँ। मैंने कल ओपनली बहुत सारी चीज़ें बोली नहीं, मेरे पास बहुत है बोलने के लिए, 10 साल के प्रूफ्स है, लेकिन मैंने दिए नहीं क्योंकि मेरे वो संस्कार ही नहीं है कि मैं इतनी गंदी इस पे जाऊँ। लेकिन मेरा ये बोलना है सारी लड़कियों से, जो कोई पीड़ित है या जिसको ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो प्लीज़ बाहर निकल के बोले। उनके सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग हैं जो उनके लिए खड़े हैं, तो वो बाहर निकल के बोले। इससे दूसरे लड़कियों को, औरतों को इंस्पिरेशन मिलेगा, कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी। और लास्टली मैं ये बोलूँगी कि कोई भी इंटरव्यू पे जो कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, उनको मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कहीं अगर आपकी माँ या आपकी बहन ये जगह पे होती, आज 10 साल उसने जो सफ़र किया है, उसने किया होता तो आपकी क्या उस पर राय होती, ये मुझे जानना है आप सबसे। मुझे आपके कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शंकर जी को भी विश का। आप ही बताइए, जो इनके साथ लव जिहाद हुआ है, बहन को समझ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ऐसी सभी बहनों को और बेटियों को कहना चाहती हूँ कि आप लालची हैं, आप मक्कार हैं, और आप जानबूझकर लव जिहाद करने वाले की इतनी ताकत नहीं कि आपको कुछ भी कर जाए। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ के जहां वो जबरदस्ती करते हैं, लेकिन जो जानबूझ के प्रेम करती हैं और फिर उसे लव जिहाद का अपने आप को विक्टिम बताती हैं, अपने आप को लव जिहाद की पीड़िता बताती हैं, तो ये सरासर गलत है, ये सरासर झूठ है। और लव जिहाद कोई और नहीं, आप खुद कर रही हैं। आपको इतनी समझ नहीं। जो माता पिता आपको पालते पोसते हैं और आपके लिए इतने सुनहरे सपने देखते हैं, उनको ज्यादा समझ है कि आपके लिए क्या उचित और क्या सही है, या आपको समझ है? और अगर आपको समझ है तो फिर क्यों रोती हैं? आप सभी से निवेदन करती हूँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और लाइक करके वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए, और ताकि ये वीडियो उन सभी बहन बेटियों तक पहुंच जाए जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि नहीं, लव जिहाद कुछ नहीं होता, सभी एक समान होते हैं। तो सभी एक समान नहीं होते। अगर जीवित रहना है तो ये फर्क करना सीखिए, सुरक्षित रहना सीखिए, सचेत रहिए। नमस्कार, थैंक यू।